हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सीके टीडी में। आज हम लोग वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला कंपटीशन के हिसाब से कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चनों में हम आप सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आज उन बहुत बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, ये वर्णमाला, वर्ड प्लस माला, वर्ड प्लस माला यानी वर्णमाला। वर्ड बराबर क्या होता है, मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है। वर्ड को हम लोग अक्षर, वर्ड, रंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसे रंग भी बोलते हैं। और माला का मीन्स, माला मतलब समूह। अब एक और छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम सीखेंगे वर्णमाला में। जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रखा हूं कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई को भी ध्वनि कहते हैं। कई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इसमें मैंने दो क्वेश्चन अभी लिख रखा है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई को भी ध्वनि कहते हैं। क्या होता है, बच्चे जैसे इसको रट रखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड क्या होता है, एग्जामिनर इसे चेंज कर देता है कि भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई को क्या कहते हैं। तो मौलिक इकाई को भी हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। ये तीन चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब हम उसको सही से समझ नहीं सकते। तो इसमें क्या है, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ये इकाई कई प्रश्नों में लास्ट में इकाई इकाई जोड़ देता है, जिसके कारण हम आप सब लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आखिरकार हमने याद क्या किया था। तो इसको याद करने का जो तरीका है, आप 4 से 6 बार जब रटेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। आगे कुछ चीजें और है, जैसे वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुछ चीजें और हैं जिन्हें हम सीखते हैं उन्हें। देखिए बच्चों, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी वर्ड होता है, अगर उन्हें व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाता है या लिख दिया जाता है, तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्डों का कोई एक सार्थक समूह बनाया जाता है तो उसको शब्द कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को भी वर्ड कहते हैं। मान लीजिए कोई ध्वनि हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि राम बोले, तो इसके लिखित रूप को हम वर्ड बोलेंगे। ध्वनि हो गई राम, लेकिन जो उसका लिखित रूप हुआ, जैसे रा है, उसमें आ की मात्रा है, माँ है, तो एक साथ जब लिखा गया तो बना राम, तो क्या हुआ, वर्ड कहलाएगा। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ड कहलाता है। और जो इसके एक सीक्वेंस होता है, जैसे वाक्य होता है, उपवाक्य है, पदबंध है, पद है, शब्द है। तो एक पहले होता है वाक्य, फिर उसके बाद उपवाक्य आता है, फिर इसके बाद पदबंध आता है, फिर पद आता है, पद को लोग शब्द भी बोलते हैं, फिर अक्षर आता है, फिर ध्वनि या वर्ड। ये चीज एक सीक्वेंस होता है। इसको भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जैसे कभी कभार कैसे पूछता है क्वेश्चन कि वाक्य के बाद क्या आएगा, या पूछ लेगा अक्षर के बाद क्या आएगा, इसका एक सही क्रम क्या होगा। तो उसका सही क्रम होगा आरोही या अवरोही। मान लीजिए हम आरोही बोलेंगे, तो आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अगर आरोही क्रम में आपसे पूछ लिया कि ये सीक्वेंस आरोही क्रम में बताइए, तो वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद या शब्द, अक्षर, ध्वनि या वर्ड। अगर इसी को आपको अवरोही क्रम में पूछ लिया तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप बोलेंगे ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। वर्णमाला के भेद, अब हम, ये बेसिक चीजें थी कुछ, अब हम वर्णमाला के भेद पढ़ेंगे। वर्णमाला के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हम स्वर को अलग पढ़ेंगे,
व्यंजन को अलग पढ़ेंगे। तो आई गेट स्वर। तो बच्चों मैं बता रहा था जस्ट अभी कि हम स्वर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम वर्णमाला के जो भेद होते हैं, वर्णमाला के मैं आपको बताया कि दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हम सर्वप्रथम स्वर को पढ़ेंगे। स्वर को पढ़ने से पहले हम स्वर की परिभाषा को पढ़ेंगे। कम से कम स्वर कहता क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर होता क्या है। तो मैंने लिख रखा है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, किन्हीं अन्य वर्णों का सहयोग न लें, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किन्हीं अन्य वर्णों का सहयोग नहीं लेते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे स्वर में हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जो सर्वमान्य है। हिंदी में जो कुल स्वरों की संख्या है उसे 11 मानी जाती है, क्योंकि हिंदी में अगर हम काउंट करते हैं तो दूसरे तरीके से कई प्रकार के स्वर, कोई 13 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है। तो स्वरों की संख्या सर्वमान्य 11 है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जो सर्वमान्य है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वर है। स्वरों को क्योंकि मैं कहीं कहीं देखता हूँ तमाम बुकों में मिल जाता है, कहीं स्वरों की संख्या 12 बताई जाती है, कहीं 13 बताई जाती है, लेकिन कंपटीशन के दौर पे और कंपटीशन में जो अभी तक आयोग ने मान रखा है वो स्वरों की संख्या 11 मान रखी है। जो मैं लिख रखा हूँ इन्हें आप 2 4 6 बार जब रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्वर 11 क्यों है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जिसमें से छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। जब हम इन्हें काउंट करते हैं तब ये 11 ही आते हैं। और जो ऋषि होती है, ऋषि सदैव ह्रस्व में रहती है। ह्रस्व मीन्स छोटी होती है, इसका दीर्घ नहीं हो सकता। ऋषि जो होती है सदैव ह्रस्व में रहती है, इसका दीर्घ नहीं हो सकता। अंग और आहा, आचार्यों ने अंग और आहा को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि जो हम 11 माने हैं, तो जब आमतौर पर हम लोग जब काउंट करते हैं, पिछली क्लासों में जो हमने काउंट किया था, तो इन सब वर्डों को काउंट करने के साथ साथ अंग और आहा को भी हम स्वर में काउंट करते थे, जिस वजह से हम स्वरों की संख्या 13 मानते थे। लेकिन कुछ आचार्यों ने क्या ये सर्वमान्य नहीं है, अंग और आहा को स्वर की श्रेणी में न रखकर इसे आयोगवाह कहा है। जैसे अंग जो होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। किसी भी वर्ड के ऊपर अगर अंग की मात्रा या एक बिंदी लग जाती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। और आहा जो होता है उसे विसर्ग बोलते हैं। मान लीजिए जैसे प्रातः होता है, तो प्रातः में जब वो जो लास्ट में तो बिंदी लगी होती है उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो अंग और आहा को स्वर की श्रेणी में न रखकर, स्वर न मानकर इन्हें हम आयोगवाह मानते हैं। तो प्रमुख रीजन या प्रमुख कारण यही है कि स्वरों की संख्या कुल 11 हो जाती है। स्वर के भेद, अब बात आ जाती है स्वर के भेदों की। तो स्वर के भेद मुख्यतः 3 होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ह्रस्व स्वर को अन्य और नामों से भी जाना जाता है। वह नाम कौन कौन से? जैसे ह्रस्व स्वर मैं यहां लिख रखा हूं, प्राथमिक स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि ह्रस्व स्वरों की संख्या बताइए, 4 विकल्प दे देगा A, B, C। उन विकल्पों में से आपसे ऊपर में मुख्य हेडिंग उसकी रहेगी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में यहां लिख रखा हूं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। उन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प अन्य होंगे और 1 विकल्प इन्हीं में से कोई एक होगा, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। और कभी कभी क्या होता है, भटकाने के लिए, जैसे आपने ह्रस्व स्वर पढ़ रखा है तो आपको यह भी याद करने का याद रखना बहुत प्रमुख हो जाता है या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ह्रस्व स्वर को हम प्राथमिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे मैं भी आपसे कहा कि ह्रस्व स्वर की संख्या बताइए, तो ही एग्जामिनर आपको कह देगा कि प्राथमिक स्वरों की संख्या बताइए, या आपसे पूछ लिया कि मूल स्वरों की संख्या बताइए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों नाम ह्रस्व स्वर के ही है।
ह्रस्व स्वर को हम प्राथमिक स्वर, मूल स्वर दोनों बोलते हैं। तो ये समझ में आया। इनकी उदाहरण क्या होता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। अब इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर में भी सेम कंडीशन हो जाती है, जैसे आपको दे दिया कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए और उसमें 4 विकल्प दे देगा, उनमें से एक विकल्प इनमें से रहेगा, बाकी 3 विकल्प इनमें से नहीं रहेगा। तो दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। यानी हमें यह भी पता होना चाहिए, इसकी पर्यायवाची कह लीजिए आप, कि दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। वो कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से इन 7 संख्याओं में से अगर जब एग्जामिनर पूछता है तो आपसे यही पूछे कि द्विमात्रिक स्वरों के निम्न में से द्विमात्रिक स्वर कौन है, तो आपको छोटा भी दे रखेगा, बड़ा भी दे रखेगा और इनमें से बाकी इन्हें दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि छोटा आपका ह्रस्व स्वर या प्राथमिक स्वर या मूल स्वर में आएगा और बड़ा आपका दीर्घ स्वर में आएगा या द्विमात्रिक स्वर में आएगा। फिर एक तीसरा उदाहरण क्या होता है, स्वर का जो तीसरा भेद होता है उसे प्लुत बोलते हैं। प्लुत में जिसमें मान लीजिए ओभ होता है, यानी कोई भी वर्ड बोलने में जब हमारा स्वर तंत्रियों को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसमें लंबा खिंचाव होता है, जैसे ओम। तो इसमें जो है ओम है और एक दो एग्जाम्पल हैं, तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रमुख कारण क्या है, हम इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ह्रस्व स्वर, प्राथमिक स्वर और मूल स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को ये दोनों बोलते हैं, जिसे प्राथमिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं, जिसके उदाहरण ये हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, जिसके उदाहरण ये हैं। द्विमात्रिक स्वर में आपका बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं और प्लुत स्वर को हम ओम बोलते हैं।